तो चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट, इसका हम लोग डे नंबर 4 पे हैं। अभी तक क्या क्या हो गया एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट बजट की कंपोनेंट की बात करें तो दो कंपोनेंट होता है, एक होता है रिसीट और एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसीट मतलब जहां जहां से सरकार को पैसा मिलेगा वो सरकार का रिसीट है, और एक्सपेंडिचर का मतलब सरकार जहां जहां फ्यूचर में खर्चा करेगा, आने वाला फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर जहां जहां खर्चा करेगा उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होता है जिससे ना तो नीदर इट क्रिएट्स लाइबिलिटी और इट रिड्यूसेस द असेट ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। जिसके अंदर हम लोग पढ़े थे टैक्स, नॉन टैक्स, टैक्स के अंदर पढ़े थे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स के अंदर तो बहुत सारा आइटम पढ़े थे वो सब। कैपिटल रिसीट क्या होता है? कैपिटल रिसीट मींस दोज रिसीट्स व्हिच ईदर क्रिएट्स लाइबिलिटी, मतलब या तो उससे इंक्रीज हो जाएगा लाइबिलिटी सरकार का, और रिड्यूसेस द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। इसके ये तीन एग्जाम्पल थे। बोरोइंग मतलब जिससे हमारा लाइबिलिटी बढ़ जाता है जब किसी देश से हम उधारी लेते हैं तो। सेकंड है रिकवरी ऑफ लोन, मतलब हम किसी देश को लोन दिए थे, अब हम लोग को पैसा वापस मिल गया। ठीक है, हम लोन दिए थे किसी देश को, अब हम लोग को वो लोन का पैसा वापस मिल गया, तो उसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन, जिससे हमारा असेट कम हो जाता है। और तीसरा है अदर रिसीट। अदर रिसीट के अंदर हम लोग क्या पढ़े थे? वो डिसइन्वेस्टमेंट पढ़े थे, जिससे असेट कम हो जाता है सरकार का। और दूसरा पढ़े थे स्मॉल सेविंग्स, जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये सब में रहता है। ऐसा टाइप का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पता लगाओ कि वो कौन सा रिसीट है, कैपिटल रिसीट है या वो रेवेन्यू रिसीट है, तो वो भी फाइंड आउट करने को आता है एग्जाम में। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये इसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है इसका बर्डन बिल्कुल शिफ्ट किया जा सकता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसका बर्डन बिल्कुल शिफ्ट किया आगे जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखे थे इनकम टैक्स, अगर मैं इनकम कमा रहा हूं तो उसके ऊपर टैक्स भी मैं ही पे करूंगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे हम लोग अंटी दुकान का एग्जांपल लिए थे कि वो पहले पूरा पे कर दी और बाद में अल्टीमेटली कस्टमर से धीरे 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 करके रिकवरी कर ली। जैसे ही वो 50 पैकेट्स को सेल कर दी तो उसका जो भी जीएसटी कंपोनेंट था, 50 पैकेट्स इंटू ₹2 पर पैकेट, तो उसका ₹100 का रिकवरी हो गया। तो इसीलिए याद रखना है, जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है, मतलब जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता जाता है वैसे वैसे टैक्स का भी रेट बढ़ता जाता है, स्लैब रेट बढ़ता जाता है, टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है। जबकि अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब अगर वो सामान खरीदने जा रहा है तो सेम रेट्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर मान लो कोई बहुत अमीर है वो भी एक पार्ले जी खरीदने जा रहा है, और कोई बहुत गरीब है वो भी एक पार्ले जी खरीदने जा रहा है, तो दोनों का जो रेट्स है वो सेम ही अप्लाई होगा। ठीक है, फिर हम लोग डे नंबर 2 के अंदर ये सब पढ़े थे, डिफरेंस बिटवीन, याद रखना है इसका डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में। फिर नॉन टैक्स के आइटम्स वन भी हम लोग पढ़ लिए थे। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ डेफिसिट वाले पॉइंट पे। तो हम लोग डेफिसिट वाले पॉइंट में क्या पढ़े थे? डेफिसिट मतलब एक ऐसा सिचुएशन होता है कंट्री में, हम लोग कंट्री की वाइडर प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो कंट्री में एक ऐसा पोजीशन होता है डेफिसिट का जहां पे हमारे खर्चे ज्यादा है और हमारे जो रिसीट है वो कम है। मतलब आ रहा है 100 रुपए और जा रहा है 500 रुपए, तो 400 का हम घाटे में चल रहे हैं, उस घाटे को बोला जाता है डेफिसिट। तो डेफिसिट के तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है बजेटरी डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। तीन टाइप होता है डेफिसिट का, बजेटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अगर मैं बजेटरी डेफिसिट की बात करूं तो बजेटरी डेफिसिट फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई होता है। एक होता है कैपिटल डेफिसिट जो अपने सिलेबस में नहीं है, बट इसका मैं फॉर्मूला उस दिन बताया था। कैपिटल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट। और दूसरा होता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे खर्चे जो सरकार के बार बार हो रहे हैं, उसमें माइनस कर देंगे रेवेन्यू रिसीट। दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, ये पढ़ने को है आज। और प्राइमरी डेफिसिट ये एक बच गया है। हम लोग उस दिन फॉर्मूला भी देखे थे लास्ट क्लास में डे नंबर 3 के अंदर कि बजटरी डेफिसिट के दो कंपोनेंट होते हैं, कैपिटल डेफिसिट, एक रेवेन्यू डेफिसिट। कैपिटल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट, और रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। इसका जो मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा वो मैं प्रॉपर ऑफलाइन क्लास में न्यूमेरिकल करवाऊंगा। बस थ्योरी थ्योरी जो पॉइंट है वो हम लोग ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आता है वो थोड़े ऊपर लेवल का भी आ सकता है, जो बिल्कुल बाउंसर जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो जो भी इसका थ्योरी पार्ट है वो हम लोग ऑनलाइन क्लास में कवर कर लेंगे, और जो इसका प्योर प्रैक्टिकल पार्ट है उसको हम लोग ऑफलाइन क्लास में कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है, यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया था। फिर हम लोग बजटरी डेफिसिट पे आए थे। ये मैं ड्रॉ भी करने बोला था। बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। जहां जहां से पैसा आया है वो सब अपना टोटल रिसीट, और जहां जहां खर्चा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में माइनस कर देते हैं टोटल टोटल एक्सपेंडिचर में माइनस कर देते हैं टोटल रिसीट, तो उसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। तो बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। फिर हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट पे आए थे। वो तो पढ़ लिए थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। इसका इम्प्लीकेशन हम लोग पढ़ लिए थे। ये इम्प्लीकेशन हो गया था ना, एक बार मेरे को कंफर्म करो। डे नंबर 3 में हम लोग इम्प्लीकेशन नोट कर लिए थे क्या? जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? आफ्टर इफेक्ट, इसको बोलते हैं परिणाम। तो अगर किसी कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, मतलब सरकार के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है और सरकार का जो रेवेन्यू रिसीट है वो कम है, तो उस केस में 3 परिणाम देखा जाएगा। सबसे पहला परिणाम कि सरकार को अपना जो भी एक्सपेंडिचर है, जो अलग अलग, जैसे ये उज्ज्वला योजना एक होता है, फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना होता है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स चलाता है सरकार गरीब गरीब क्या बोलेंगे, गरीबी मुक्त भारत बनाने के लिए। तो वो सारे प्रोग्राम चलाने में सरकार को बहुत सारा एक्सपेंडिचर लगता है। वेलफेयर प्रोग्राम, फ्री में मील फैसिलिटी दे रहा है, मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, ऐसा अलग अलग। तो ये सब में सरकार को थोड़ा कटौती करना पड़ेगा, ये इसका परिणाम है। दूसरा, सरकार ये ठीक करने के लिए लोन लेगा। जो भी अपना रेवेन्यू डेफिसिट कंट्री में हो गया है, तो सरकार उसको ठीक करने के लिए अलग अलग जगह से बोरोइंग लेगा। जितना ज्यादा जगह से सरकार बोरोइंग लेगा उतना सरकार का लाइबिलिटी बढ़ेगा, और सरकार का जब लाइबिलिटी बढ़ेगा तो सरकार का जो क्रेडिट वर्थिनेस है, क्रेडिट वर्थिनेस का मतलब होता है रीपेइंग कैपेसिटी, या हिंदी में इसको बोलते हैं हैसियत। तो सरकार का हैसियत कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी कंट्री उनको लोन नहीं देंगे। मान लो इंडिया अगर मल्टीपल जगह से लोन लेगा, कि चाइना से ले रहा है, रशिया से लोन ले रहा है, कहीं और XYZ कंट्री अलग अलग जगह से लोन ले रहा है, और फिर वो किसी थर्ड कंट्री, फोर्थ कंट्री, फिफ्थ कंट्री के पास जाए लोन लेने, तो उनका थोड़ा एक इंप्रेशन खराब हो जाता है कि ये कंट्री 50 जगह से लोन लिया है, तो हम अगर लोन दे दिए तो कल को वापस करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है। तो वही लिखा है कि इससे हमारा क्रेडिट वर्थिनेस पूरे वर्ल्ड में खराब हो जाता है, और डिस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सरकार को पैसा ज्यादा बढ़ाने के लिए। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। वेज टू मैनेज रेवेन्यू डेफिसिट भी हो गया था कि बोरोइंग लेंगे, डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक्सपेंडिचर में थोड़ा कटौती करेंगे। अब ये फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, फिजिकल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट उसके लिए जगह छोड़ देंगे हम लोग, बट अभी अभी जरूरत नहीं है। पहले अभी रेवेन्यू डेफिसिट लिख लिए, अब अगला हेडिंग लिखो फिजिकल डेफिसिट। इसके बाद प्राइमरी डेफिसिट का हाफ पेज के आसपास छोड़ देंगे, वो मैं ऑफलाइन में ही समझाऊंगा, तभी ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हेडिंग लिखो, सेकंड हेडिंग, फिजिकल डेफिसिट। कहाँ पे है मैं एक बार और बता दूं। हम लोग जब डेफिसिट पढ़ रहे थे तो डेफिसिट के अंदर 3 तरीके का डेफिसिट पढ़े थे। एक था अपना बजटरी डेफिसिट, दूसरा था अपना फिजिकल डेफिसिट, और तीसरा था अपना प्राइमरी डेफिसिट। बजटरी हमारा हो गया कंप्लीट। अब सेकंड टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज फिजिकल डेफिसिट। तो हेडिंग लिखो, फिजिकल डेफिसिट। सेकंड हेडिंग अपना फिजिकल डेफिसिट। अब देखो ये फिजिकल डेफिसिट क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं रेवेन्यू डेफिसिट जब करवा रहा था, मतलब बजटरी डेफिसिट, उसमें मैं एक एग्जांपल ड्रॉ करवाया था। देखो ये वाला एग्जांपल, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। कि सरकार का जो टोटल खर्चा है, खर्चे दो जगह से हो सकते हैं। एक तो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे जैसे क्या हो सकता है, सरकार कोई ब्रिज बना दिया, रोड बना दिया, डैम बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, PSU वगैरह, तो ये सब सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सरकार पेंशन का पैसा दे रहा है, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, तो ये सब उसके हर बार के खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो टोटल मिला के हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो गया था 2000 रुपए। और अगर टोटल रिसीट की बात करें, तो यहाँ मैं 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन लिखवाया था। एक था कैपिटल रिसीट, और दूसरा था रेवेन्यू रिसीट। और मैं बताया था मैं इंटेंशनली लोन को अलग से लिखवा रहा हूँ, जबकि लोन किसका पार्ट बनता है? लोन जो है बोरोइंग होता है, और लोन अगर बोरोइंग है तो बोरोइंग किसका पार्ट बनता है? कैपिटल रिसीट का। कैपिटल रिसीट के अंदर 3 पार्ट होता है, वो होता है बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, और जो अदर अदर रिसीट है वो सब। तो मैं यहाँ पे क्या बताया था कि ये जो कैपिटल रिसीट है, इसके अंदर 3 चीज होना चाहिए था। क्या 3 चीज होना था? पहला, बोरोइंग मतलब लोन, दूसरा रिकवरी ऑफ लोन, और तीसरा जो अदर रिसीट है वो। ये तीनों को मिलाकर बनता है कैपिटल रिसीट। लेकिन मैं क्या किया था, मैं इसमें से लोन का पार्ट को अलग कर दिया था, मैं लोन निकाल दिया था। जो कैपिटल रिसीट टोटल है उसमें से मैं लोन का पार्ट को अलग कर दिया था। ठीक है, तो इसके अंदर बच क्या गए थे? इसके अंदर बच गए थे रिकवरी ऑफ लोन, और दूसरा इसके अंदर बच गया था जो अदर रिसीट है वो।
अब देखो ये मैं क्यों किया था, इसका मैं लॉजिक बता रहा हूँ फिस्कल डेफिसिट को समझाने के लिए। फिस्कल डेफिसिट क्या बोलता है? फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बिल्कुल बजटरी डेफिसिट जैसा है। देखो एक बार फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला कहाँ गया, फिस्कल डेफिसिट ये देखो। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, यही फॉर्मूला है बजटरी डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, यहां तक पूरा सेम है, लेकिन हम इसमें बोरोइंग्स को हटा देते हैं। बोरोइंग को हटाने का मतलब क्या है, थोड़ा और डिटेल में समझो। मान लो ये है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार का 1000 करोड़, इसको मैं अभी बस 1000 लिख दे रहा हूँ, मान के चलना वो 1000 करोड़ है। और दूसरा है सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मान लो 500 करोड़, ठीक है। तो टोटल मिला के सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया? 1500 करोड़ का। सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो मिलाकर हो गया 1500 करोड़ का। अब आते हैं रिसीट के साइड, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में मैं वो दो ही चीज ले रहा हूँ, कौन सा दो चीज? एक तो रिकवरी ऑफ लोन, किसी देश को लोन दिए थे अब वो हमें वापस कर दिया तो हमारा असेट कम हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसीट। तो मान लो कैपिटल रिसीट है हमारा 200 करोड़, ये हमारा कैपिटल रिसीट है। हम किसी देश से लोन लेके रखे हैं, लोन को ही बोरोइंग बोलते हैं। तो हम किसी देश से लोन लेके रखे हैं, वो है 500 करोड़ का। और जो रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट तो बहुत सारा हो सकता है, स्पेशल असेसमेंट पड़े थे, फिर उसके बाद फाइन्स पड़े थे, पेनल्टी पड़े थे, गिफ्ट एंड ग्रांट पड़े थे, प्रॉफिट पड़े थे, डिविडेंड पड़े थे, ये सब रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। तो रेवेन्यू रिसीट का टोटल हो रहा है 100 करोड़। तो जब हम लोग इसको सबको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा टोटल रिसीट। तो टोटल रिसीट कितना आ जाएगा? ये 500, 600, 700, 800, 800 करोड़ का हो जाएगा हमारा टोटल रिसीट, 800 करोड़ का। तो अगर मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में बोला है बजटरी डेफिसिट निकालो, बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता था? बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। तो बताओ टोटल एक्सपेंडिचर कितना दिख रहा है यहाँ पे? टोटल एक्सपेंडिचर दिख रहा है 1500 करोड़, और टोटल रिसीट कितना दिख रहा है? 800 करोड़। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1500 करोड़ और इसमें माइनस कर देंगे 800। तो 1500 में हम लोग 800 माइनस कर दिए तो कितना हो गया? 700 करोड़। तो ये हो जाएगा 700 करोड़ का बजटरी डेफिसिट। पहले ये क्लियर है सबको, बजटरी डेफिसिट जो निकाला हूं मैं? जल्दी जल्दी बताओ, बजटरी डेफिसिट क्लियर है? अरे जल्दी जल्दी बताओ, डाउट है बजटरी डेफिसिट में? कीर्ति, फिर तनवीर ज्वाइन है, अनुज भी अभी नहीं बता। अरे बहुत सिंपल है बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल जो सरकार के खर्चे, उसमें डायरेक्ट माइनस करो टोटल रिसीट। तो सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 1500 करोड़। और सरकार का टोटल रिसीट कितना है? 800 करोड़। तो बस आ गया माइनस करके 700 करोड़। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत सिंपल है। लेकिन अभी जो मेरा मेन कंसर्न है ना, वो ये समझाना है कि जो फिस्कल डेफिसिट हम लोग पढ़ रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट ये बोलता है कि हम लोग जब अपना टोटल एक्सपेंडिचर ले रहे हैं तो बढ़िया है, टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों लेना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लेना चाहिए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लेना चाहिए, क्योंकि दोनों मिला के ही सरकार का एक्सपेंडिचर होता है। तो हम एक्सपेंडिचर में दोनों ही लेंगे, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रेवेन्यू है। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर तो उतना ही रहेगा। देखो इसका फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 1500। तो ये तो 1500 ही रहेगा, लेकिन जो गेम है वो है टोटल रिसीट के अंदर। देखो टोटल रिसीट के अंदर तुम लोग को तीन दिख रहा है, एक दिख रहा है कैपिटल रिसीट, एक दिख रहा है लोन जिसको बोरोइंग बोला जाता है, और एक दिख रहा है रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, तीन चीज, कैपिटल रिसीट, बोरोइंग और रेवेन्यू रिसीट। अब अगर मैं तुम लोग से पूछूं इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जो हमारा है ही नहीं, हमारे मेहनत का है ही नहीं, बताओ कौन सा ऐसा हमारे मेहनत का नहीं है? कैपिटल रिसीट, बोरोइंग या रेवेन्यू रिसीट? बोलो बोलो कुछ, टाइपिंग तो कर सकते हो। कैपिटल रिसीट, बोरोइंग या रेवेन्यू रिसीट, कौन सा हमारे मेहनत का नहीं है? जल्दी। बोरोइंग। और बाकी लोग, कौन सा सरकार उस पर मेहनत नहीं किया है और उसको मिल गया है सरकार को? बाकी लोग क्या लापता, कोई आइडिया नहीं? अरे सिंपल है, बोरोइंग। बोरोइंग हमारा मेहनत का पैसा है ही नहीं, हम तो किसी दूसरे देश से उधारी लेके बैठे हैं। हमारा मेहनत का पैसा ये कैपिटल रिसीट है। हाँ करेक्ट, हमारा मेहनत का पैसा ये कैपिटल रिसीट है और रेवेन्यू रिसीट है। बोरोइंग हमारा मेहनत का पैसा है ही नहीं। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है ना, ज्यादा सही बात करता है।
फिस्कल डेफिसिट बोलता है कि ये टोटल रेवेन्यू में टोटल रिसीट में सबको मत लो, टोटल रिसीट में अगर बोरोइंग होगा तो उसको हटा दो, क्योंकि बोरोइंग तो हमारा है ही नहीं, हम तो मेहनत ही नहीं किया उस चीज के लिए, और जिसमें मेहनत नहीं किया उस पर हम कैसे अपना अधिकार जता रहे हैं। तो टोटल रिसीट है कितना का 800, 800 में बोल रहा है बोरोइंग हटा दो, बोरोइंग कितना है 500, तो 500 का हटा दो, तो इसका कितना आ जाएगा 1500 माइनस 800 माइनस 500 करेंगे तो कितना होगा 300, तो ये कितना आ जाएगा 1200 रुपए, 1200 करोड़। बताओ समझ आया? ये जो 1200 करोड़ आया समझ आया फिस्कल डेफिसिट? जल्दी जल्दी बाकी लोग। ठीक है, तो ये यही जो है ना फिस्कल डेफिसिट, वही थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं जानता नहीं कि क्यों ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लोग उसको माइनस करना भूल जाते हैं, जबकि माइनस हो गई ना, अपना जो फिस्कल डेफिसिट है ज्यादा बेटर है। क्योंकि जब हम लोग बजटी डेफिसिट पढ़ रहे थे, बजटी डेफिसिट में हम लोग क्या पढ़े, बजटी डेफिसिट के अंदर ये पढ़े टोटल खर्चे ले लो और टोटल रिसीट ले लो। अब बजटी डेफिसिट को इससे मतलब ही नहीं है कि वो हमारा मेहनत का है या नहीं है, बस पैसा आया ना उसको ऐड कर दो, ऐसा बोल रहा है। लेकिन जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है ये काम का चीज है। फिस्कल डेफिसिट बोल रहा है कि सारा 800 रुपए लेके कोई मतलब नहीं, क्योंकि 800 में 500 तो वो पैसा है जो हमारे मेहनत का ही नहीं है, तो फिर उस पे क्यों टाइम इन्वेस्ट करना, मतलब उसको क्यों कैलकुलेशन में लेना जो हमारा मेहनत का ही नहीं है, उस पे क्यों अधिकार जताना। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 800 में से 500 हटा दे रहे हैं, साइडलाइन कर रहे हैं। ये जो 300 है ये हमारे मेहनत का पैसा है, तो इसीलिए 1500 में माइनस हो गया 300, 1200 करोड़ का आ गया फिस्कल डेफिसिट। लॉजिक क्लियर होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट में हम लोग बोरोइंग क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो हमारे मेहनत का पैसा है ही नहीं। ये वाला ड्रॉ कर लो, ये एग्जाम्पल जल्दी जल्दी, ये वाला एग्जाम्पल जो हेडिंग डालो फिस्कल डेफिसिट, उसके नीचे ये एग्जाम्पल ड्रॉ करो। ये है हमारा एग्जाम्पल, एक साइड लिखे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो दोनों का मिला के टोटल हो गया 1500 करोड़, और दूसरे साइड लिखे हैं कैपिटल रिसीट, बोरोइंग में इंटेंशनली इसको अलग से इसलिए लिखा था, मैं चाहता तो बोरोइंग को कैपिटल रिसीट में डाल सकता था, बट वो मेरे को अलग से शोकेस करना था, क्योंकि कैपिटल रिसीट के अंदर बोरोइंग माइनस हो जाता है, फिर जो फाइनल बचता है उसको ही हम लोग कंप्यूटेशन में लेते हैं फिस्कल डेफिसिट के। तो लोन या बोरोइंग है 500 करोड़ का, और रेवेन्यू रिसीट है 100 करोड़ का, तो टोटल रिसीट कितना हो गया 800 करोड़। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको नोट करो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हो गया, सबका हो गया नोट? जल्दी जल्दी जिनका नोट हो गया एक थम्स अप भेज दो, जिससे मेरे को आइडिया हो जाए। आज आधे से ज्यादा लोग तो गायब दिख रहे हैं। ठीक है, अनुज का हो गया, कीर्ति, सेलिना का बाकी है, सेलिना और तनवीर। जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, इससे समझ आ जाएगा कि बजटी डेफिसिट क्या है और फिस्कल डेफिसिट क्या है, क्योंकि एग्जाम में ये कैलकुलेशन पूछ लेता है। अब अगला लिखो इसका इम्प्लीकेशन। अगला है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है परिणाम,